तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले 5 क्वेश्चन हम हिस्ट्री के लेने वाले हैं जो आपके सिलेबस में है। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन जो कहता है कि रहस्यवाद का सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा दिया गया था, ठीक है, या फिर किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा जैन धर्म, ठीक है। रहस्यवाद का सिद्धांत जो है वो जैन धर्म से संबंधित है, इसको याद रखेंगे। जैन धर्म आप जानते हैं कि ये बहुत ही फेमस धर्म था। इससे जो अंतिम इसके जो 24वें तीर्थकार थे वो थे महावीर। और याद रखेंगे इनके जैन धर्म में एक प्रोसेस बहुत फेमस थी जिसका नाम था संलेखना, जिसके तहत क्या होता था, भूख पानी सब त्याग करके वहाँ पर क्या होता था, अपनी जान गंवा देते थे। इसी तरीके से ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो मौर्य काल के कुछ शासक थे जिन्होंने अपनी जान इसी तरीके से दी थी, संलेखना प्रोसेस के तहत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, तो कहते क्या यहाँ पर कि मौर्य काल का मानक सिक्का कौन था, ठीक है। मौर्य काल जो था उसका मानक सिक्का जो है वो कौन सा हुआ करता था, तो ये हो जाएगा आपका पड़, ठीक है। ये पड़ जो है ये मौर्य काल का मानक सिक्का हुआ करता था, ठीक है, स्टैंडर्ड कॉइन जिसे कहा जा सकता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में तो कहते हैं चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ को किसने बनवाया था, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ जो बनवाया था वो बनवाया था किसने, तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा आपका राणा कुंभा, ठीक। राणा कुंभा ने चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण कराया। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो कहते हैं यहाँ पर कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को दिए जाने का फरमान 12 अगस्त 1765 को किसने जारी किया था, ठीक है। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की बात कर लेते हैं, तो इनकी जो दीवानी थी वो अंग्रेजों तो दी गई, और उसके बाद फरमान जब जारी किया गया तो वो कौन थे व्यक्ति, तो याद रखेंगे 4 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा शाह आलम द्वितीय, ठीक है। शाह आलम द्वितीय के द्वारा यह फरमान जारी किया गया था, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। अगले में कहा गया कि जो आपका विशाख दत्त है ना, विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस के में वर्णित नाम चंद्रश्री, ठीक है, के रूप में किस राज्य की पहचान की गई है, ठीक है। विशाख दत्त जो है ये मुद्रा राक्षस की एक पुस्तक है, तो इसमें एक नाम आता है चंद्रश्री, तो इसके रूप में एक राज्य की पहचान करी गई है। तो वहाँ पर वो कौन थे, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 का, वो हो जाएंगे चंद्रगुप्त, ठीक है। चंद्रगुप्त इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब होता क्या है, देखिए 5 क्वेश्चन आपके आने हैं राष्ट्रीय आंदोलन से, जो क्या है यहाँ पर कि काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में डैश द्वारा आयोजित करी गई, ठीक है। अब काकोरी कांड तो आप लोग सभी जानते हैं, तो ये 1925 में किसके द्वारा आयोजित किया गया था, तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा, ये होगा आपका हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा 1925 में इसको यहाँ पर अंजाम दिया गया था, ठीक है। काकोरी कांड लखनऊ के पास पड़ता है। चलिए यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, तो कहते हैं यहाँ पर कि जो लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ उसके आयोजन का केंद्र जो था वो क्या था, ठीक है। आयोजन का यहाँ पे केंद्र क्या था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात कर रहे हैं। तो याद रखेंगे क्वेश्चन आता है कि सभी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन हैं, तो वो है B.R. अम्बेडकर। इन्होंने सभी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अब गांधी जी से भी क्वेश्चन आता है, तो उन्होंने पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ठीक है। तो 7 का राइट आंसर होगा, क्या हो जाएगा, सेंट जेम्स पैलेस में, ठीक है। सेंट जेम्स पैलेस जो था वहाँ पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा यहाँ पर। तो भाई साहब क्वेश्चन नंबर 8 में देखें, तो कहते हैं निम्नलिखित में से किसने 1920 ईस्वी के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था, ठीक है। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा C.R. दास, ठीक है। C.R. दास जो हैं इनके द्वारा इसको प्रस्तावित किया गया था। ये असहयोग आंदोलन की हम बात कर रहे हैं 1920 में। अधिवेशन कौन था, नागपुर का अधिवेशन था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे यहाँ पे 9, तो कहते हैं कि दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी थी, ठीक है। अब दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं, तो एक यहाँ पर सुल्तान हुआ जिसने सबसे पहले एक स्थायी सेना रखी, ठीक है। तो होगा क्या, इसका राइट आंसर वो हो जाएगा 9 का आपका C, अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से यहाँ पे स्थायी सेना की व्यवस्था करी गई। इसके साथ साथ यहाँ पे बाजार नियंत्रण प्रणाली की भी स्थापना करी गई, और उसके साथ साथ इन्होंने क्या किया, जो घोड़े थे उनको दागने की प्रथा शुरू करी गई, ठीक है। वस्तु विनिमय पे ज़्यादा खास जोर दिया गया, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इनके तरफ से करी गई, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे सैनिक हुआ करते थे तो उनको नगद वेतन दिया जाने लगा इनके शासन में। चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखिएगा 10 में, तो कहते हैं
कि जो इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र है इसका प्रकाशन प्रारंभ किया था किसने। ठीक है, इंडिपेंडेंस नामक समाचार, ये इंडिपेंडेंस है, अब इसको शुरू किसने किया था। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा पंडित मोतीलाल नेहरू। ठीक है, पंडित मोतीलाल नेहरू जो हैं इनके द्वारा इसको शुरू किया गया इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र का प्रकाशन। ठीक है, तो अब हमारे खत्म हो जाते राष्ट्रीय आंदोलन के भी प्रश्न। अब चलते हैं आगे जो आएंगे भूगोल के आपके 5 प्रश्न। ठीक है, चलिए देखिएगा। तो कहते क्या हैं कि निम्नलिखित में से किसको भारत का पारिस्थितिक तप्त स्थल कहा जाता है। ठीक है, भारत का पारिस्थितिक तप्त स्थल कहा जाता है, तो होगा क्या, राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। जो वेस्टर्न घाट है ना उसको हम जानते हैं इको हॉट प्लेस के नाम से। ठीक है, ये हॉट स्पॉट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे पश्चिमी घाट। अब चलिए कमेंट में हमको बता दीजिए अगर आप हमारी बात मानते हैं तो इसकी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम। ठीक है, कमेंट में बताइए सबसे ऊंची चोटी का नाम आपको बताना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो कहते हैं 12 में कि एक देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी। ठीक है, जो एक देशांतर होते हैं, एक पृथ्वी है उसमें अक्षांश होते हैं, ठीक है, और देशांतर होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर देखिएगा तो कहते क्या हैं कि सबसे ज़्यादा उनकी दूरी जो है वो कहाँ पर होती है। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा विषुवत रेखा पर होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा दूरी विषुवत रेखा। विषुवत रेखा क्या होती है, जैसे मान लीजिए हमारी ये पृथ्वी है। ठीक है, तो ये जो हमारी होगी ना, ये जो सीधी जो रेखा जाती है जिसको 0 डिग्री रेखा भी कहा जाता है, भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, विषुवत रेखा भी कहा जाता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे तो कहते हैं दून घाटी किन हिमालय श्रेणियों के बीच बसी है। ठीक है, अब दून घाटी ये वही देहरादून वाला दून है। तो देखिएगा किन हिमालय श्रेणियों के बीच में ये बसा हुआ है। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा लघु और शिवालिक हिमालय के बीच। ठीक है, किसके, लघु और शिवालिक। बेसिकली यहाँ पे कहते हैं लेसर एंड शिवालिक हिमालयाज के बीच में दून घाटी स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर 14 में देखिएगा तो कहते क्या हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है। ठीक है, कौन सा कथन जो है यहाँ पर वो सही है। तो 14 का राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका, ये बताना है। ठीक है, तो देखिए रावत भाटा जो है ये गुजरात की बात कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर गलत है। नरोरा भी गलत है और काकरा पार भी गलत है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि उपरोक्त में से कोई नहीं यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो हैं आपको गलत मैच किए हुए दिए हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। तो चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे 15 क्वेश्चन। 15 में कहते हैं आपको सुमेलित करना है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग आपको दिया है और जुड़ने वाले शहर आपको दिए हुए हैं। ठीक है, तो 15 की अगर यहाँ पे बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। तो चलिए हम इसको मैच कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो सबसे पहले हमको दिया हुआ है NH3। ठीक है, NH3 जोड़ता है किसको, ये जोड़ता है आगरा मुंबई को। ठीक है, आगरा मुंबई को जोड़ता है। अब NH4 की अगर बात कर लेंगे तो ये जोड़ता है किसको है, ये चेन्नई ठाणे को जोड़ता है, यानी मुंबई को जोड़ता है। और NH11 की बात करें तो दोस्तों ये आगरा बीकानेर को जोड़ता है। NH24 की बात करें तो लखनऊ दिल्ली को जोड़ता है। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से मैच हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है वो यहाँ पर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप चलते हैं इकोनॉमिक्स की तरफ। 5 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं। तो कहते हैं कि जो संघीय बजट में प्राथमिक घाटा है, जो प्राइमरी डिफिसिट होता है वो होता क्या है बेसिकली। ठीक है, तो जो संघीय बजट होता है यहाँ पे जो प्राइमरी डिफिसिट होता है यूनियन बजट में, उसमें क्या होता है। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर। देखिए अब यहाँ पे इसको निकालने के लिए करते हैं राजकोषीय जो घाटा होता है उसमें से ब्याज भुगतान को माइनस कर देते हैं, तो हमारा जो प्राइमरी डेफिसिट है, जो प्राथमिक घाटा है वो आ जाता है। ठीक है, याद रखें किसमें, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए तो कहते क्या हैं, बैंकों को अपनी तरल परिसंपत्तियों और कुल जमा एक निश्चित अनुपात बनाए रखने की अवस्था अनुपात क्या कहलाता है। ठीक है, ये देखिएगा तो कहते हैं यहाँ पर जो आपका तरल है, बेसिकली यहाँ पे लिक्विड की बात कर रहे हैं, तो होगा का 17 का राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे जो SLR होता है, ठीक है, जो सांविधिक तरल निधि अनुपात होता है वो यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन को जस्टिफाई करता है। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देंगे तो स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो जो होता है SLR, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 18 में तो कहते क्या हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत के सभी ATM को यहाँ पे चलाता है। ठीक है, 18 में देखिएगा तो सभी ATM को कौन चलाता है, तो ये हो जाएगा आपका NPCI। याद रखेंगे NPCI का मतलब क्या होता है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नियम के तहत सारे ATM, जितने भी किसी भी बैंक का ATM होता है वो सभी NPCI के तहत ही यहाँ पे रन करते हैं, NPCI के तहत ही या कार्य करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे 19 कहता है कि भारत में राष्ट्रीय आय और व्यक्ति आय पर रिपोर्ट देने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है। ठीक है, 19 में देखेगा
तो देखिए कहते क्या है यहाँ पे जो आपकी प्रति व्यक्ति है, ठीक है, प्रति कैपिटा इनकम जो होती है, या फिर और यहाँ पे और देखें कहते हैं ना, और राष्ट्रीय इनकम, ठीक है, राष्ट्रीय और प्रति कैपिटा, ये दोनों की जो रिपोर्ट यहाँ पे प्रकाशित करी जाती है किसके द्वारा करी जाती है, तो इसके ऑप्शन देखेंगे। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जो होता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इसके द्वारा ये डाटा प्रकाशित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगर 20 में देखेगा तो कहते क्या है 1921 की जो नई आर्थिक नीति आई थी वो क्या है, उसकी विशेषता क्या है, तो देखिएगा ये बेसिकली यहाँ पे एलपीजी है। एलपीजी ये आप ये समझिएगा लिक्विफाइड वाला नहीं है, ये एलपीजी का मतलब क्या है, ये तीन आपको टर्म आपको देखने को मिलते हैं। एक तो इसमें मिलता है लिबरलाइजेशन मतलब उदारीकरण, दूसरा देखने को मिलता है यहाँ पर आपका प्राइवेटाइजेशन मतलब का अधिक बाजार, ठीक है, और यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, यहाँ पे जो निजी क्षेत्र का विस्तार, यहाँ पे तो तीन इसमें मिलते हैं। एलपीजी वाली यही आपकी नीति थी 1991 में, ठीक है। तो होगा क्या आपका आर्थिक नीति जो है तीनों से संबंधित है, यानी कि उपरोक्त तो सभी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, आप कहते हैं यहाँ पे 5 क्वेश्चन आपके आएंगे किससे, संविधान से, ठीक है। तो कैबिनेट का तात्पर्य क्या है, जो कैबिनेट होती है इसका तात्पर्य है वो क्या होता है, तो 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है। कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होते हैं वो आपके यहाँ पे कैबिनेट का मतलब होता है, ठीक है। चलिए 21 का राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहते हैं भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत क्या है, ठीक है। अब जो सबसे बड़ा स्रोत है भारतीय संविधान का वो कौन सा हो जाएगा, तो सभी को पता होना चाहिए कि जो आपका भारत सरकार अधिनियम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाला, इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है किस पे, भारतीय संविधान पे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे सबसे ज़्यादा इसका फर्क देखने मिलता है। डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो कहते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में संहिताबद्ध है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, ठीक है। अब कौन सा अनुच्छेद यह कहता है जो मंत्रिपरिषद होती है और लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, ये भी क्वेश्चन अलग से बनता है, ठीक है। उसमें ये पूछा जाता है कि लोकसभा किसके प्रति यहाँ पे उत्तरदायी होती है मंत्रिपरिषद, तो वो होती है लोकसभा के प्रति। अब ये किस अनुच्छेद में मेंशन है, वो होगा आपका 75 का भाग 3, ठीक है। अनुच्छेद जो 75 है उसका भाग 3 जो है उसमें आपको ये देखने को मिल जाता है। चलिए ये हो गया। अब देखिए 24 में चलते हैं। 24 में कहते हैं कि राज्य के कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है, ठीक है। अब राज्य की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये मत समझिएगा पूरे भारत का तो राष्ट्रपति हो जाता है। अब एक राज्य की बात कर लेते हैं तो वो कौन सा हो जाएगा, राज्यपाल हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। राज्यपाल जो होते हैं वो राज्य के कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होते हैं। अगला क्वेश्चन 25 जो कहता है ना कि जिला परिषद का सचिव कौन होता है, इसका राइट आंसर जल्दी से बताएं। तो जिला परिषद का जो सचिव है वो कौन होगा, तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जिला विकास पदाधिकारी, ठीक है। जिला विकास पदाधिकारी जो होते हैं वो जिला परिषद के सचिव होते हैं। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। अब थोड़ा सा एक मेहनत कर लीजिए, लाइक बटन दबा दीजिए, ठीक है, लाइक कर दीजिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर साइंस के 5 प्रश्न। निम्न रोग आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 26 में। तो कहते हैं इनमें से कौन सा जो रोग है वो वायरस के द्वारा होता है, ठीक है। तो वायरस के द्वारा जो रोग होता है वो कौन सा होता है, तो देखिए अभी इसका नाम ही कहते हैं हेपेटाइटिस वायरस, इस तरीके से बोलते हैं ना, तो याद रखेंगे। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। CPA जो वायरस के तहत। अब डेंगू जो होता है वो भी वायरस के तहत होता है, ठीक है। डेंगू जो होता है वो भी यहाँ पर वायरस की तरफ से होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो 27 में कहते हैं ना कि क्षितिज के निकट सूर्य एवं चंद्रमा दीर्घवृत्ताकार का मतलब क्या, इलिप्टिकल जो प्रतीत होते हैं, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। क्षितिज के निकट सूर्य और चंद्रमा जो दीर्घवृत्ताकार है वैसा प्रतीत होते हैं, यह होता किस फेनोमेना के कारण है, तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा वो होता है रिफ्रैक्शन के कारण, ठीक है। जो रिफ्रैक्शन होता है, जो अपवर्तन होता है, इसके कारण हमको ये दीर्घवृत्ताकार या फिर इलिप्टिकल में शेप में दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहते हैं निम्नलिखित में से कौन अधिक प्रचंड जलन पैदा करता है, ठीक है। जलन जो है सबसे ज़्यादा कौन पैदा करेगा, ठीक है। तो चलिए बताइए। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, वो हो जाएगा भाप, ठीक है। देखिए घर में भी कहते हैं ना कि भाप से मत जलना, बाकी चाहे जैसे जल लेना। रोटी की जो भाप होती है वो आपको सबसे ज़्यादा जलाती है, मतलब किसी भी चीज़ की भाप होती है तो स्टीम जो होती है ये सबसे ज़्यादा आपके इंटेंस बर्निंग करने की क्षमता रखता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो कहते हैं यहाँ पर कि जो स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, ठीक है। जो स्टील होता है
इसको स्टेबिलिटी या फिर इसकी जो हार्डनेस है उसको बढ़ाने के लिए इसमें मिला दिया जाता है। तो क्या मिलाया जाता है? तो 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, जल्दी से बताइए। ठीक है, तो इसमें होता क्या है 29 का राइट आंसर? तो स्टील की कठोरता बढ़ाने के लिए इसमें हम क्रोमियम को मिलाते हैं। ठीक है, क्रोमियम को मिला देते हैं, इससे क्या होता है, इसकी स्टील की कठोरता जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो कहते हैं यहाँ पर कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। 30 में देखिए तो कौन सा एक आपको सुमेलित देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो आइसोबार है वो क्या होता है यहाँ पर किससे संबंधित हैं? 30 का देखिए तो होगा क्या यहाँ पर, वो हो जाएगा यहाँ पे वायुदाब, ये सही सुमेलित है। आइसोहाइप जो है वो आपका ऊंचाई से है, आइसोबाथ जो गहराई से है, जो आपका आइसोहेलाइन है ना, ये बर्फ वर्षा से संबंधित नहीं होते। तो आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप चल देते हैं यहाँ पर। बाकी क्वेश्चन देखने से पहले, जैसे मैथ वगैरह है, रीजनिंग, उससे पहले हम क्या करेंगे, करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस के, ठीक है, जीए की, ये आपका सिलेबस में दिया हुआ बहुत अच्छे से। ठीक है, तो इनको हम पहले ख़त्म कर लेते हैं। तो चलिए करंट अफेयर के 10 प्रश्न ले लेते, बहुत बेहतरीन है। तो पहला क्वेश्चन जो कहा गया यहाँ पर कि किस बैंक ने लाइफ स्टाइल केंद्रित कारपोरेट वेतन खाता लॉन्च किया। ठीक है, एक बैंक है जिसने लाइफ स्टाइल केंद्रित कारपोरेट वेतन खाता के नाम से लॉन्च किया है। तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा लाइफ स्टाइल केंद्रित कारपोरेट वेतन शाखा लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 52 में देखिए तो कहते हैं कि सब्जी खाद्य तेल के दाम कम होने से जुलाई 2022 में जो खुदरा मुद्रास्फीति है वो घटकर कितने % हो गई। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कम हुए। मुझे तो नहीं लगता ये दाम कम हुए, अगर आपको लगता है आपके एरिया में दाम कम हुए तो ज़रूर बताइएगा। जुलाई की बात कर रहे हैं, पिछले 2-3 महीने पहले की। ठीक है, तो 52 का जो करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 5.71%। यहाँ पे बोला गया कि इतने % ये घटकर रह गई है, खुदरा मुद्रास्फीति घटकर जो है बोला गया 5.71% रह गई। अगला क्वेश्चन देखिए तो कहते हैं कि भारतीय रेलवे सुरक्षा बल द्वारा जो आरपीएफ है ना, उसके द्वारा एक अभियान लॉन्च किया गया। ठीक है, वो कौन सा है? ठीक है, नया अभियान शुरू किया गया है, तो वो याद रखेंगे। 53 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? वो हो जाएगा ऑपरेशन यात्री सुरक्षा। ठीक है, ऑपरेशन यात्रियों की सुरक्षा को और पुख्ता बनाने के लिए यहाँ पर भारतीय रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा एक कार्यक्रम लॉन्च किया गया है, ऑपरेशन यात्री सुरक्षा। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि हाल ही में किस बैंक के द्वारा बैंक ने उत्सव सामावधि योजना की शुरुआत करी है। ठीक है, ये बताना है आपको, हाल ही में किस बैंक के द्वारा बैंक ने उत्सव सावधि जमा योजना शुरुआत की है। ठीक है, तो यह आपको बताना है। तो 54 का आपका करेक्ट आंसर होगा, वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एसबीआई यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है ना, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसने उत्सव सावधि जमा योजना की शुरुआत करी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए तो कहते हैं यहाँ पर 55 में कि हाल ही में किस नेट ग्रिड का नया मुख्य कार्यकारी घोषित किया गया, अधिकारी बनाया गया। नेट ग्रिड का जो नया कार्यकारी अधिकारी या फिर जो सीईओ होते हैं ना, वो नियुक्त करे गए, वो कौन हो जाएंगे? तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। ठीक है, पीयूष गोयल यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। पीयूष गोयल को नया सीईओ बनाया गया है नेट ग्रिड का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 जो कहता है, अगले क्वेश्चन में देखेंगे तो कहते क्या हैं कि अखिल भारतीय डीएलएसए बैठक का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। ठीक है, डीएलएसए बैठक का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ये होगा आपका बी, नरेंद्र मोदी के द्वारा डीएलएसए बैठक का उद्घाटन किया गया। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी वाला। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो कहते हैं यहाँ पे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो आपका आईसीएआर है, उसके नए महानिदेशक कौन चुने गए। ठीक, आईसीएआर के नए महानिदेशक जो हैं वो कौन चुने गए? तो 57 का ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका, हिमांशु पाठक जो हैं, इनको आईसीएआर के नए महानिदेशक के रूप में चुना गया है, डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसका मुख्यालय कहाँ? दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन कहता है कि मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। ठीक है, एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा के नाम से एक योजना शुरू करी गई, किसके द्वारा शुरू करी गई? तो याद रखेंगे ये आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया, जिसका नाम रखा गया मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा।
अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पे 59 में कि गूगल मैप्स ने स्ट्रीट व्यू सेवा को किस देश में लॉन्च किया गया। ठीक है, एक यहाँ पे लॉन्च हुआ है जिसका नाम क्या है, गूगल मैप्स ने स्ट्रीट व्यू सेवा, तो इसको लॉन्च किया गया है। 59 का राइट आंसर हो जाएगा आपका भारत में। ठीक है, ये भारत में लॉन्च किया गया है, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पे 60 में कि चाबहार दिवस सम्मेलन की शुरुआत कहाँ हुई है। ठीक है, चाबहार दिवस सम्मेलन की जो शुरुआत हुई वो कहाँ पर हुई, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा 60 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुंबई में इसकी शुरुआत करी गई। चाबहार दिवस सम्मेलन, ये आप याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करंट अफेयर के 10 प्रश्न पूरे हुए हैं। चलिए अब देख लेते हैं जनरल अवेयरनेस के अगले 10 प्रश्न। ठीक है, कहते हैं जब फ्रैंक किस देश की मुद्रा है। ठीक है, एक फ्रैंक है, यह बेसिकली किस देश की मुद्रा है, तो 61 का जो राइट आंसर होगा यहाँ पर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी का मतलब क्या है, स्विट्जरलैंड से संबंधित। ठीक है, फ्रैंक जो है वो स्विट्जरलैंड से संबंधित है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ की ये मुद्रा है फ्रैंक। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय पुलित्जर सम्मान से सम्मानित नहीं है। ठीक है, अब भारतीय पुलित्जर सम्मान से जो इसमें से सम्मानित नहीं है वो कौन व्यक्ति हैं, तो याद रखेंगे वो हो जाएंगे यहाँ पर मुल्क राज आनंद। ठीक है, बाकी जितने भी हैं इसमें अगर देखें झुम्पा लाहिड़ी, गोविंद बिहारी गोता आनंद, इन सभी को पुलित्जर सम्मान से ऑलरेडी नवाजा जा चुका है। अगला क्वेश्चन कहते हैं यहाँ पे 63 में कि कीपिंग द फेथ सेमियर्स ऑफ एन पार्लियामेंटेरियन, भी पुस्तक के लेखक कौन है। कीपिंग द फेथ सेमियर्स ऑफ अ पार्लियामेंटेरियन, तो इस पुस्तक के लेखक हैं। 63 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सोमनाथ चटर्जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। सोमनाथ चटर्जी जो हैं वो यहाँ पर इसके लेखक हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 64 में देखिए, तो इस कहते हैं ना कि इसमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये आपको बताना है कौन इसमें सुमेलित नहीं है। तो 64 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या कहते हैं कि बीसीसीआई आपको दिख रहा है, पीसीएस दिख रहा है, सीए दिख रहा है, तो इसको हम चलिए मैच करते हैं। तो 64 में कहते क्या है, जो बीसीसीआई है वो तो सभी को पता है कि इंडिया के क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है। पीसीएस जो है ये आपका पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है। अब यहाँ पे सीए जो है ये क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, यहाँ पे इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड है, इसी भी नहीं है, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये करेक्ट हो जाए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, जो सही सुमेलित नहीं ये आपको बताना है। तो 65 में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो होगा क्या, वो हो जाएगा यहाँ पर आपके लिए। देखिए, तो जो पारिस्थितिक विज्ञान का केंद्र है वो बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है, फिर कहते हैं जो वन्य प्राणी है ना, भारतीय वन्य प्राणी संस्थान, ये देहरादून में सही है। फिर आप कहते हैं यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है आपको, कहते हैं भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, ये आपका कहाँ पे है, ये 65 का जो है आपका यही गलत है। ठीक है, ये आपका कोलकाता में नहीं है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे तो कहते हैं यहाँ पर डी वाला, तो कहते हैं हिमालयी पर्यावरण विकास का जो यहाँ पे है संस्थान, वो कहाँ पर है, वो अल्मोड़ा में स्थित, ये भी सही आपको दिया हुआ। तो ऑप्शन नंबर जो है सी वो करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे वही आपको गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर अगर 66 देखिए तो कहते क्या है कि टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, जो टीटी है, तो टेबल टेनिस है वो किस देश का है, तो अपने एक पड़ोसी देश है, जिसको यहाँ पर आप सभी को पता है बहुत लोग भर भर गालियाँ देते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका चाइना। ठीक है, चाइना जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका नेशनल स्पोर्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा तो कहते हैं जो कुष्ठ रोग दिवस है ना वो कब मनाया जाता है। ठीक है, कुष्ठ रोधी दिवस कब मनाया जाता है, तो 67 का करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए। तो ये हो जाएगा आपका 30 जनवरी को। ठीक है, 30 जनवरी को हम कुष्ठ रोगी दिवस के रूप में मनाते हैं। बेसिकली एंटी लेप्रेसी डे भी मनाते हैं इसको। ठीक है, चलिए 68 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य का शास्त्रीय रूप है। ठीक है, नृत्य का जो शास्त्रीय रूप है ये आपको बताना है। तो हो गया क्या, देखिए अब क्या कहते हैं, ओडिसी जो है ये इसका शास्त्रीय रूप होता है। ठीक है, याद रखेंगे आपका 68 का जो सी करेक्ट आंसर जो ओडिसी जो है ये इसका शास्त्रीय रूप है। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो कहते हैं भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जो जनक है वो कौन कहे जाते हैं, तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा आपके लिए, वो हो जाएगा बी, यानी कि विक्रम साराभाई। इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन 70 कहता है कि देश भर में फांसी का फंदा सिर्फ बनाया जाता है। ठीक है, ये देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। देश भर में फांसी का फंदा जो बनता है वो कहाँ पे बनता है, वो बनता है बक्सर जेल में। ठीक है,
जो बक्सर जेल है मात्र वहीं पर इस फंदे को बनाया जाता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। दोस्तों अब यहाँ पे हमने जितने भी क्वेश्चन कर लिए, अब हमारा बचता क्या है, बचता है जो आपका रीजनिंग का पोर्शन है, मैथ का है और आपका टेबल है और पैसेज तो आप लोग कर